नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलेंगे मुंबई, जहां फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर लंच के बाद सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जमानत का विरोध कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दलील यह है कि उस क्रूज शिप से बरामद ड्रग्स आर्यन और उसके साथी इस्तेमाल करने वाले थे। आर्यन के पास से तो ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन साजिश का हिस्सा रहे हैं आर्यन खान, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है। एनसीबी ने यह दलील भी दी है कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की भी जांच हो रही है और इसके लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी जा रही है। और आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई के सेशंस कोर्ट, जहां पर स्पेशल जज वीवी पाटिल की अदालत में इस समय सुनवाई जारी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेल का पुरजोर विरोध कर रहा है। क्या आज बेल मिलने की उम्मीद है? क्योंकि अगले चंद दिन यह अदालत बंद रहेगी, छुट्टियों पर रहेगी। कमलेश जी गौरव, तीन यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर हम इस वक्त फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, थोड़ी देर पहले सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट में लंच ब्रेक के बाद में, और जिसका आपने जिक्र किया कि एनसीबी की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए। अलग अलग वजह दी गई है। सबसे पहला मुद्दा इंटरनेशनल रैकेट के बारे में आज बात कही गई, जो व्हाट्सएप चैट का यहाँ पर दाखिला दिया गया। व्हाट्सएप चैट के जरिए ये भी कहीं ना कहीं बात की दलील रखी गई कि सामने आर्यन खान ने जो ड्रग्स मंगवाए थे या फिर पिछले कुछ दिनों से जो मंगवाए, जिस तरह के चैट जिस और निर्देश करते हैं वो इसी तरफ निर्देश कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी मंगाई थी वो पर्सनल कंजम्पशन की नहीं बल्कि कमर्शियल क्वांटिटी में थी, और इसीलिए इन सब चीज़ों का खुलासा होने की जरूरत है। इसका इन्वेस्टिगेशन आगे होने की और ज़रूरत है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी मदद ली जाएगी। जिस नंबर से चैट हुआ है, जो नंबर बरामद किए गए, उसकी और जाकर जांच होनी जरूरी है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले को लेकर बहस चल रही है, दलीलें दी जा रही दोनों तरफ से। अब एएसजी के बाद में बचाव पक्ष की तरफ से भी दलील की जाएगी, आर्यन खान के वकीलों की टीम की तरफ से भी दलील की जाएगी कि जिस तरह के नए खुलासे सामने आए उसको लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन तीसरा जो अहम मुद्दा यहाँ पर है गौरव, वो है वक्त कितना बचा है। अभी 3 बज चुके हैं, 2:45 बजे के बाद में फिर से सुनवाई शुरू होगी। थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है कोर्ट का कि अगले 5 दिनों तक कोर्ट बंद रहेगा। कल दशहरा है, शनिवार रविवार कोर्ट को छुट्टी होगी, उसके बाद में सोमवार को भी छुट्टी है, मंगलवार को भी कोर्ट ईद की छुट्टी के लिए बंद रहेगा। तो 5 दिन रहेंगे, और अगर आज भी सुनवाई आगे टलती है तो इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि आर्यन खान को 5 दिन और आर्थर रोड जेल में ही बिताने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि दलीलें कितने दूर तक चलती है, कितनी दलीलें दी जाती है, बचाव पक्ष का क्या कहना होता है, आगे नए खुलासे क्या आता है उसको लेकर बचाव पक्ष का क्या कहना होगा। इन सभी चीजों को लेकर ये काफी इंटरेस्टिंग होता हुआ सामने दिख रहा है। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल रैकेट है, इंटरनेशनल मोबाइल फोन की बात की जा रही है, व्हाट्सएप चैट की बात की जा रही है, ये कितनी पुरानी चैट है, पहली बात। और दूसरी बात, क्रूज शिप में जो ड्रग्स मिले हैं उसका इन व्हाट्सएप चैट्स के साथ क्या कोई लेना देना है? क्या कोई तार जुड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूंगा गौरव। जो क्रूज पर जो सीजर हुआ था उसको लेकर ही शुरुआती तौर पर दलील की गई थी, जिसको लेकर ये पूरा मुद्दा आगे बढ़ा था। आर्यन खान से मिली क्वांटिटी, आर्यन खान के पास भले ही कुछ ना मिला हो ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो कंजम्पशन के लिए मंगाई गई थी ये भी बताया जा रहा है कि जो अरबाज मर्चेंट के पास थी उन्होंने ये माना है कि वो दोनों के कंजम्पशन के लिए उतनी क्वांटिटी थी। लेकिन सिर्फ उसी मुद्दे पर रुककर नहीं चलेगी, और जो पहला मुद्दा है आपका कि व्हाट्सएप चैट था, तो उसी मुद्दे की तरफ एनसीबी ये दलील दे रही है कि भले ही कंजम्पशन के लिए कम मात्रा में ड्रग्स वहां पर लिए जा रहे हो या ऑर्डर किए गए हो, लेकिन जिस तरह के चैट है, ये चैट का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। पिछले 3 साल तक लगातार जिस तरह के व्हाट्सएप चैट हुए हैं, जिस तरह से ड्रग्स की खरीद को लेकर शक है, खरीद फरोख्त को लेकर उनको शक है, जिसको लेकर उनको ये लग रहा है कि ये इंटरनेशनल रैकेट इसमें शामिल हो सकता है। जिस शख्स के साथ चैट किया जा रहा था व्हाट्सएप पे, उसका कुछ इंटरनेशनल कार्टेल के साथ, इंटरनेशनल रैकेटर्स के साथ कुछ कनेक्शन है क्या, यही इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। और इसीलिए उनको लगता है कि आर्यन खान की और कस्टडी, इसीलिए बेल का विरोध उन्होंने किया है। साथ ही साथ ये कहा है कि जब बाहर आ सकते हैं वो एविडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो हमेशा दलील दी जाती है। लेकिन ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी एनसीबी इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा है गौरव। क्योंकि प्रश्न यहां यह भी उठता है कि आखिर सबूत
कोई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जब वो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि आर्यन खान फर्स्ट टाइम कंज्यूमर नहीं है, रेगुलर कंज्यूमर है कॉन्ट्राबैंड के? सबूत क्या है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास? इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नए अधिकार मिले हैं सीमावर्ती इलाके में, भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा पर, लेकिन इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं चाहेगा कि आतंकवादियों को मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल ठिकाने लगाएं? फेडरल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दखलअंदाजी की ਜਿਹੜੀ कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं क्या? आपने कितनी बार मुख्यमंत्री जी से बात करी इस बाबत? बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की ताकत क्या बढ़ी? सियासी घमासान तेज हो गया है। पंजाब ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या सरकार और क्या विपक्ष, सबके सुर लगभग एक जैसे। लेकिन कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सुरक्षा का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। देखिए यह रिपोर्ट। बीएसएफ देश की करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखरेख की जिम्मेदारी रण ऑफ कच्छ, दुर्गम रेगिस्तान से लेकर नदी घाटी, बर्फीले पहाड़ तक में मुस्तैदी, आतंक से लेकर अपराध तक रोकने की चुनौती। दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल को अब नई ताकत मिल गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ गया है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की बजाय अब 50 किलोमीटर तक का इलाका बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में होंगे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर तक एक्शन का हक होगा। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर से 80 किलोमीटर में बीएसएफ को कार्रवाई का अधिकार था, जिसे घटाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया। राजस्थान में पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बीएसएफ एक्शन ले सकेगा। असम में भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक होगा। बीएसएफ का न सिर्फ दायरा बढ़ा बल्कि अधिकार भी बढ़े। अब बीएसएफ अपने इलाके में न सिर्फ तलाशी ले पाएंगे बल्कि उसे जब्त करने और गिरफ्तारी का भी हक होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएसएफ अब 50 किलोमीटर की दूरी तक यानी बॉर्डर से अंदर जाकर के जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी कर सकता है। ये बीएसएफ के इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 168 के 139 धारा के तहत इस तरीके के कदम बढ़ाए गए हैं। बीएसएफ को मिले नए अधिकार पर पंजाब में घमासान छिड़ गया। कांग्रेस से लेकर विपक्ष तक केंद्र सरकार के फैसले पर हमलावर हो गए। पंजाब कांग्रेस तो आपस में ही भिड़ गई। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र पर संघीय ढांचे पर हमले का आरोप लगाया तो पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी की सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर सियासत न करने का पाठ पढ़ा दिया। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चन्नी से सवाल किया कि क्या अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने अनजाने में आधा पंजाब केंद्र को सौंप दिया। पंजाब में अगले साल चुनाव है, ऐसे में हर दल खुद को पंजाब का सबसे बड़ा रहनुमा दिखाने में भी लगा है। यही कारण है कि बीएसएफ को ताकत देने पर हर दल ने एक सुर में केंद्र के खिलाफ हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने तो इसे केंद्र का तुगलकी फरमान बता दिया। 15 किलोमीटर तक बहुत था, 50 किलोमीटर माने आप स्टेट का टेरिटरी में घुस के जो इच्छा वो कर सकते हैं। ये गलत है। स्टेट के टेरिटरी में स्टेट काम करेगा, आपके टेरिटरी में आप काम करिएगा।
और बॉर्डर को आप अगर ठीक करिएगा तो बॉर्डर से कुछ इस पार उस पार नहीं जाएगा इलीगली, मगर आप उस बहाना से आप फेडरल स्ट्रक्चर का जो नियम है उसे आप उल्लंघन कर रहे हैं। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ और अपन देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ कभी मोदी सरकार के साथ सत्ता में रह चुकी अकाली दल को भी बीएसएफ को नई शक्ति देना रास नहीं आया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब में सीमा से 50 किलोमीटर तक का इलाका बढ़ाए जाने से पूरा अमृतसर बीएसएफ के अंदर आ जाएगा, जहां वो न सिर्फ तलाशी ले पाएंगे बल्कि पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकेंगे। गृह मंत्रालय के इस आदेश से जो एजेंसियां लगातार चिंताएं जाहिर कर रही हैं, उसमें काफी मदद मिलेगी। और ये बताया जा रहा है कि 15 से 50 किलोमीटर की दूरी तक अगर छानबीन करने और ऑपरेशन करने में बीएसएफ को काफी दिक्कतें हो रही थी, वो सारी चीजें अब आगे आने वाले समय में नहीं होंगी। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सरहदी राज्यों में सीमा पार से खतरा बढ़ा रहता है। पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक साजिशें भी रचता रहता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को अधिनियम धारा 139 के तहत उसमें कुछ परिवर्तन किए, फेरबदल किए और ज्यादा अधिकार सौंपे। लेकिन चुनावी राज्य पंजाब में बीएसएफ की नई शक्ति से सियासत का एजेंडा सेट हो गया है और यह समस्या केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर भी होगा और इससे बंगाल में भी जो इस समय पॉलिटिक्स है वो और बढ़ गई है। पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवान कुछ इस अंदाज में आमने सामने होते हैं। लेकिन पंजाब से लगे करीब 550 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाकिस्तानी सीमा पर हालात ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश बार बार दिख जाती है। पिछले 20 महीने में ही पाकिस्तान से सटे पंजाब के गांव में 60 ड्रोन दिखे। इन ड्रोन से कहीं हथियार गिराए गए तो कहीं जासूसी के सामान। ड्रोन की साजिश थम नहीं रही। तमाम सख्ती के बाद भी हर महीने ड्रोन नजर आ जाते हैं। इसी महीने गुरदासपुर में ड्रोन देखे गए। ये सिलसिला सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून में भी जारी रहा। मार्च में पठानकोट के बमियाल में ड्रोन आसमान में मंडराते मिले। सितंबर में एक के बाद एक 8 ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया था। तब दिल्ली तक इससे हलचल दिखी। सुरक्षा को लेकर हाई लेवल की बैठक हुई। ड्रोन की साजिश पर काबू पाने की हर जुगत भिड़ाई गई, क्योंकि इससे आतंकी हमले का खतरा है। तो क्या यह समय देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है या संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार? भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर भी सीमा सुरक्षा बल की ताकत और बढ़ी है। दायरा 50 किलोमीटर का कर दिया गया है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार इससे तिल मिलाई हुई है। आज तक से
खास बातचीत में बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार लगा दी। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री फिरहाद हकीम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक सवाल जो है कि कल बीएसएफ एमएचए की ने नोटिफिकेशन किया है कि बीएसएफ अब 3 राज्यों में, जिसमें बंगाल भी शामिल है, 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी, रेड, सर्च ये सब कर सकती है। तो इस पर राज्य सरकार की आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एक तो है राज्य सरकार से बात नहीं करके एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ख्याल से नोटिफिकेशन निकालती है। ये एक प्रधानमंत्री जो पहले खुद एक राज्य का मुख्यमंत्री थे, उस समय वो फेडरल स्ट्रक्चर लेके बहुत सारे बात करते थे। ये सेंट्रल को स्टेट रिलेशन लेके मोदी जी ने बहुत सारे बात किया, और सब जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो सबका भंग कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। 15 किलोमीटर तक बहुत था, 50 किलोमीटर माने आप स्टेट का टेरिटरी में घुस के जो इच्छा वो कर सकते हैं। ये गलत है। स्टेट के टेरिटरी में स्टेट काम करेगा, आपके टेरिटरी में आप काम करिएगा। अगर आपको इंटर स्टेट इंटर कंट्री कुछ रोकना है तो 15 किलोमीटर बहुत है, और बॉर्डर को आप अगर ठीक करिएगा तो बॉर्डर से कुछ इस पार उस पार नहीं जाएगा इलीगली। मगर आप उस बहाना से आप फेडरल स्ट्रक्चर का जो नियम है उसे आप उल्लंघन कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को आज पूरी तरह तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। 50 किलोमीटर मतलब एक तरह से तो कोलकाता के आसपास तक आ जा रहा है, बहुत दूर तक आ जा रहा है। और क्यों आएगा? 50 किलोमीटर तक क्यों आएगा? ये हमारे जुरिस्डिक्शन है, स्टेट के है, और स्टेट के पुलिस है, स्टेट के डीजी है, उनके जुरिस्डिक्शन में है। ये देश हित के लिए क्या गया ऐसा बोल रहे हैं? ये कोई देश हित के लिए नहीं, ये अपने जो है सब कुछ अपने अंडर में कंट्रोल करने के लिए आस्ते आस्ते वो आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया है और इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया है। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद मनीष तिवारी मौजूद हैं। तिवारी साहब, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, बीएसएफ की सेंटर सरकार की इस नोटिफिकेशन को? देखिए, बहुत ही नकारात्मक कदम है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। ये संघीय ढांचे पर आघात है, कुठाराघात है, और तुरंत इस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए। एक समानांतर पुलिस व्यवस्था बनाने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। बीएसएफ का जो कानून है, उसके जो उसकी धाराएं हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए, देखिए, पंजाब के संदर्भ में जब आप 50 किलोमीटर की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर आप अटारी वाघा बॉर्डर से शुरू होते हैं तो पूरा अमृतसर शहर उदाहरण के तौर पर बीएसएफ के दायरे में आ जाता है। तो अगर आप भारत के संविधान को अपने संज्ञान में लें तो 7वें शेड्यूल की जो एंट्री 1 और 2 है, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये पूरी तरह से राज्य सरकार के दायरे में है। राज्य सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और केंद्र सरकार एक समानांतर पुलिस फोर्स नहीं बना सकती। तो तुरंत गृह मंत्रालय को ये अध्यादेश वापस लेना चाहिए, और अगर अध्यादेश नहीं वापस होता तो पंजाब सरकार को आर्टिकल 131 जो संविधान का है उसके तहत ओरिजिनल सूट सुप्रीम कोर्ट में दायर कराकर इस अध्यादेश को रद्द कराना चाहिए। सर, इसमें 2 चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी की ही बात करें तो जो सुनील जाखड़ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि चन्नी साहब ने आधा पंजाब सेंटर को दे दिया है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि इससे बीएसएफ को मजबूती मिलेगी, ड्रोन, ड्रग्स जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उन पर रोक लगेगी। देखिए, वही बात गुरजीत सिंह औजला भी कह रहे हैं, जो अमृतसर से सांसद हैं, वही बात गुरजीत सिंह औजला भी कह रहे हैं। पर मैं इस बात में ना जाते हुए कि हमारे जो भूतपूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, संवैधानिक लिहाज से ये भारत के संघीय ढांचे के ऊपर आघात है, कुठाराघात है। ये संवैधानिक दृष्टि से
एक गलत फैसला है, एक समानांतर पुलिस फोर्स बनाने की कोशिश है और इस चीज को इसके बहुत दूरगामी और नकारात्मक परिणाम होंगे। देखिए, असम में या पश्चिम बंगाल में आपने अगर इसका दायरा बढ़ाया है या गुजरात में इसका दायरा घटाया है या राजस्थान में पहले 50 किलोमीटर क्यों था, इसका जवाब वो प्रदेश दे सकते हैं। पर पंजाब जैसे छोटे प्रदेश में 50 किलोमीटर का बहुत बड़ा मायना है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक एक शहीद का हिसाब होगा। जी हां, सोमवार को पुंछ और राजौरी के पास थाना मंडी इलाके में 5 जवानों की शहादत का हिसाब अभी बाकी है। सेना के जवान 4 दिन से हमलावर आतंकवादियों की तलाश में हैं, लेकिन आतंकी अभी तक सजा से बचे हुए हैं। हम आपको सर्च एंड डिस्ट्रॉय, सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले वतन के अमर शहीदों को आखिरी सलाम। वतन की रखवाली के लिए मर मिटने वाले पर भला किस देशवासी को गर्व नहीं होगा। शाहजहांपुर जिले के गांव अख्तियारपुर धौकल में ये सैलाब एक वीर सपूत के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ा है। मां भारती के उस सपूत का नाम है सराज सिंह। आतंकवादियों से मुठभेड़ में देश के जिन 5 जवानों ने शहादत दी, उनमें शाहजहांपुर के सराज सिंह भी शामिल थे। फूलों से सजी सेना की गाड़ी में जब सराज सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव के लिए चला, तो सड़क किनारे खड़े सेना के जवान अमर रहे के नारे लगा रहे थे। शहीद सराज के अंतिम दर्शन के लिए गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी उमड़ पड़े। तस्वीरें देखिए, शहीद के आखिरी दर्शन के लिए लोग छतों पर भी मौजूद हैं। परिवार में मातम पसरा हुआ है, लेकिन एक बहादुर सैनिक की शहादत के प्रति गर्व का भी भाव है। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा छवि पहुंची है कि हमारे परिवार से वो बिछड़ के जा चुके हैं और ज़िंदगी में वो हमारे परिवार के साथ नहीं मिल सकते हैं। और फ़ख्र की बात ये है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए सेवा के लिए उन्होंने जान मारी है और हमें इस चीज़ की खुशी भी है। 25 साल के सिपाही सराज सिंह भी अपने परिवार से किए वादे को पूरा किए बिना देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। सराज सिंह ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो दिवाली परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया। महज 1.5 साल पहले सराज की शादी में पूरा घर खुशियों से चहक रहा था, लेकिन अब घर में सिर्फ मातम है। उनकी बहुत ही बुरी हालत है कि अभी उनका बच्चा एक जान का टुकड़ा जो जा चुका है, तो उनको अभी दुख तो हो ही रहा है। उनकी वाइफ को भी दुख हो रहा है कि नई नई शादी हुई थी, नई नई जिंदगी बिसाने के सुपने लिए थे, जो कि उनके सारे सुपने टूट चुके हैं। केरल के कोल्लम के उडानावत्तोम में आज हर आंखें नम हैं। पुंछ में शहीद सिपाही एच वैशाख को आखिरी विदाई के लिए लोअर प्राइमरी स्कूल में पार्थिव शरीर लाया गया, तो आखिरी दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद वैशाख को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों के बीच केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल भी मौजूद थे। And it is very sad, and entire not only the village, not only the panchayat, all the people are here. On the way, hundreds are waiting for seeing him. It's a very, very sorrowful incident. And he has only one sister, and father and mother. So we are all with them. पुंछ में आतंकियों को ठिकाने लगाने के ऑपरेशन के दौरान जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह,
सिपाही सराज सिंह और सिपाही वैशाख एच शहीद हो गए थे। आज पूरा देश इन शहीदों को सलाम कर रहा है। अब भारतीय सेना से हर हिंदुस्तानी की यही उम्मीद है कि इस बलिदान की पूरी कीमत पाकिस्तान और आतंक के ठेकेदारों से वसूली जाए। आज तक ब्यूरो। 11 अक्टूबर को पुंछ और राजौरी इलाके के पास एक जगह है जिसका नाम है थाना मंडी। यहां पर आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 3 जवान पंजाब के थे। इन जवानों को कल पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हम आपको एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप भी महसूस कर सके कि शहीदों के परिवारों को किस तरह से अपनी संवेदनाओं से रोजाना एक अलग युद्ध लड़ना पड़ता है। देश के लिए जीवन का बलिदान करने वाले शूरवीर के लिए संवेदनाओं का सैलाब उमड़ गया। तिरंगों में लिपटे शहीदों को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ गया पूरा गांव। देश के लिए मर मिटने वाले जवान का सम्मान क्या होता है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रोपड़ के गांव पचरंडा नूरपुर वेदी में जब शहीद गज्जन सिंह की अंतिम यात्रा निकली तो तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और विधानसभा स्पीकर राणा केपी मौजूद थे। पूरा गांव गज्जन सिंह अमर रहे के नारे से गूंज रहा था। फूलों की बारिश हो रही थी। देशभक्ति का जयकार हो रहा था। जय जवान जय किसान सतनाम वाहे गुरु का घोष गूंज रहा था। हर आंख नम थी लेकिन सिर गर्व से ऊंचा। 23 सिख रेजिमेंट के जवान गज्जन सिंह की इसी साल फरवरी में बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। सिपाही गज्जन सिंह ने पत्नी से वादा किया था कि 26 अक्टूबर को अपना 29वां जन्मदिन वो परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन गज्जन सिंह अपना वादा पूरा नहीं कर पाए क्योंकि देश की सुरक्षा का फर्ज परिवार से किए वादे से बड़ा था। दर्द का दरिया पंजाब के कपूरथला जिले में भी बह रहा था। कपूरथला से आई शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह की अंतिम विदाई की तस्वीर को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। एक बेटी की तरफ से अपने पिता को ये आखिरी सल्यूट हर किसी के दिल में अंकित हो गया। पिता की शहादत पर भावनाओं को काबू करने वाली एक बेटी की हिम्मत को देखकर हर कोई इस बेटी पर गर्व महसूस कर रहा है। और हो भी क्यों ना, ये एक बहादुर पिता की बहादुर बेटी है। माँ को भी अपने बेटी की शहादत पर गर्व है, लेकिन मन में छोटे छोटे बच्चों के भविष्य की भी चिंता है। बहुत ज्यादा दुख होया, बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा दा नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह को 2006 में कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। इसी साल मई में जसविंदर सिंह के पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद वो घर आए थे, लेकिन स्वर्गीय पिता की कुछ आखिरी रस्में पूरी करनी रह गई थीं। पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ से ठीक एक रात पहले जसविंदर सिंह ने अपनी पत्नी से अगले महीने नवंबर में कपूरथला आने की बात कही थी, ताकि स्वर्गवासी पिता की अंतिम रस्मों को पूरा किया जा सके, लेकिन सब अधूरा रह गया। देखो जी, साडा ब्रदर जो कि देश वास्ते अपनी जान कुर्बान कर गया, साडा तो लक टुट गया, लेकिन सानू माण है कि साडे इलाके दा, साडे पिंड दा नाम उच्चा कर गया। जसविंदर सिंह की तरह पंजाब के गुरदासपुर के गांव चट्टा में शहीद मनदीप सिंह को जब आखिरी विदाई दी जा रही थी तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। महज 30 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले मनदीप सिंह पर पूरे गांव को गर्व है, लेकिन मनदीप सिंह के बच्चों को देखकर हर किसी का मन
बहुत भारी हो गया, क्योंकि मनदीप सिंह का एक बेटा 4 साल का है और दूसरा महज 40 दिन का। मनदीप सिंह ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो जल्दी घर लौटेंगे, लेकिन 16 अक्टूबर को अपने जन्मदिन से ठीक 6 दिन पहले शहीद हो गए। मनदीप सिंह अपने छोटे बेटे के साथ ठीक से वक्त भी नहीं गुजार पाए थे। इन बच्चों के मन में अब अपने पिता की वीरता और शहादत की कहानियां हमेशा गूंजती रहेंगी। ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰੇ। देश के पंजाब के 3 वीर सपूत शहीद हो गए। इनकी वीरता पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, लेकिन इन वीर सपूतों को असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब आतंकवाद का जड़ से सफाया होगा। आज तक ब्यूरो। पीर पंजाल के दक्षिण में शहीद होने वाले इन सभी जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सेना ने यह आश्वासन दिया है कि इन पर हमला करने वाले आतंकवादियों को सजा देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से यह ऑपरेशन लगातार चल रहा है उन आतंकवादियों की खोज करने के लिए। जंगल का दुर्गम इलाका होने की वजह से ऑपरेशन में खासी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये आतंकी सजा से बच नहीं पाएंगे। इन वीर सपूतों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पिछले 4 दिनों से सेना के जवान राजौरी और पुंछ सेक्टर के जंगल में उन दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं जिनसे मुकाबला करते हुए सोमवार सुबह 5 जवान शहीद हो गए थे। तस्वीरें देखिए, इलाका कितना घना है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, पेड़ और नाले इस इलाके को दुर्गम बना रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर आतंकवादी जवानों की नजरों से दूर हैं, लेकिन सरहद के रखवालों ने भी ठान रखा है जिन दहशतगर्दों ने 5 जवानों को शहीद किया उन्हें इसकी सजा दिलाकर ही दम लेंगे। फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, गहन यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं और आतंकवादियों की खोज जो है जारी है। इस समय आज तक जो है बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये जो सर्च ऑपरेशन है, तलाशी अभियान है, ये राजौरी जिले में भी चल रहा है, पुंछ जिले में भी। कल हम पुंछ जिले में भी थे, राजौरी में भी। इस समय हम बंगई गांव में हैं जो कि राजौरी जिले में है और ये जो है काफी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है ऑपरेशन है भारतीय सेना के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। सोमवार को सेना के जवान सटीक जानकारी पर यहां आतंकियों को दबोचने पहुंचे थे, लेकिन घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला बोल दिया। 5 जवान शहीद हो गए। दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर आतंकी इसी जंगल में चंपत हो गए। दरअसल सुरक्षा बलों के पास जो है एक स्पेसिफिक इनपुट था कि इस जंगल के इलाके में, राजौरी और पुंछ जिले के इलाके में जो है आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद एक एनकाउंटर शुरू होता है। उस एनकाउंटर में जो है 5 जो है भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो शहीद होते हैं, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल है। जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उन आतंकियों के मारे जाने की खबर कभी भी आ सकती है, क्योंकि भारतीय फौज को ललकारने वाले देश के दुश्मन ज्यादा दिन खैर नहीं मना सकते। हाल के दिनों में बड़े बड़े आतंकियों का यही हस्र हुआ है। इस कड़ी में सबसे ज्यादा नाम है जैश ए मोहम्मद के कमांडर शमीम सोफी का। जैश कमांडर को सुरक्षा बल के जवानों ने पुलवामा जिले के त्राल में मार गिराया। सुरक्षा बलों ने एक साझा कार्रवाई में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में जैश ए मोहम्मद के एक प्रमुख कमांडर को मार गिराया। मारे गए कमांडर की पहचान शमीम अहमद सोफी की है, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को काफी समय से थी। अगर कश्मीर में कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 2 दिन के दौरान 3 मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 6 मिलिटेंट मारे गए हैं। सटीक सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान त्राल के उस इलाके में पहुंचे थे जहां सोफी के छिपने की सूचना मिली थी। जवानों ने ललकारा तो सोफी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आतंकी का काम तमाम हो गया। 8 अक्टूबर से अब तक एक हफ्ते में
9 आतंकवादी सुरक्षा बल की गोली से मारे गए। इन आतंकवादियों को तो मारना जरूरी है, लेकिन आतंक की जड़ें पाकिस्तान में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई उतनी ही आवश्यक है।